हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का एक जो टॉपिक है, और इस टॉपिक में आज हम जो है जो स्पेशल आइटम्स हैं रिलेटिंग टू नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है, जिसको आप बोल सकते हैं कि इंपॉर्टेंट आइटम्स रिलेटिंग टू नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। जब आप गैर लाभकारी संस्थाओं का रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं, तो कुछ एक आइटमें ऐसी हैं कि जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए तो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती हैं, परंतु जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, क्योंकि इन आइटमों के इर्द गिर्द जो है इनका रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट जो है घूमता रहता है। तो पहली बात यह आती है कि इसकी इंपॉर्टेंट आइटम्स में सबसे पहले आइटम है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या होती है? व्हाट डू मीन बाय सब्सक्रिप्शन? सब्सक्रिप्शन इज द अमाउंट पेड बाय द मेंबर्स एट रेगुलर इंटरवल। गैर लाभकारी संस्थाओं का आय का ये नियमित और प्रमुख साधन है। ये सदस्यों से प्राप्त एक राशि होती है जो वह रेगुलर इंटरवल आपको देते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सब्सक्रिप्शन इज द अमाउंट पेड बाय द मेंबर्स एट रेगुलर इंटरवल। तो एक प्रकार की ऐसी राशि जो सदस्यों के द्वारा रेगुलर अंतराल के बाद जो है वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को दी जाती है। ये गैर लाभकारी संस्थाओं की आय का प्रमुख साधन माना जाता है। इसे रेवेन्यू नेचर का मानते हुए, करंट ईयर की इनकम मानते हुए इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड और रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड दिखाया जाता है। अगर कोई ऐसा एक्रूड चंदा हो, एक्रूड सब्सक्रिप्शन हो, जिसको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी बोलते हैं, ऐसी सब्सक्रिप्शन जो आपने कमा तो ली है परंतु आपको नगद रूप में प्राप्त नहीं हुई है, तो उस सब्सक्रिप्शन की इनकम को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन की इनकम में जोड़ दिया जाता है। इसी प्रकार से यदि कोई सब्सक्रिप्शन की इनकम अगले या पिछले वर्ष की हो तो उसमें से उसे लेस कर दिया जाता है। जैसे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, तो उसे उसमें से लेस कर दिया जाता है। अगले पिछले वर्षों का चंदा शामिल नहीं किया जाता। करंट ईयर की इनकम का चंदा चाहे वो नगद में प्राप्त हो चाहे नहीं भी हो, तो उसे सब्सक्रिप्शन की इनकम में दिखा दिया जाता है। जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग या सब्सक्रिप्शन एक्रूड होती है उसे बिजनेस का असेट माना जाता है, और जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है उसको बिजनेस की लायबिलिटी माना जाता है। यदि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग है तो उसे बिगिनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड, और यदि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड है तो उसे एंडिंग बैलेंस शीट में असेट साइड दिखाया जाता है। इसी प्रकार से सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, जैसे मैंने आपको बताया कि लायबिलिटी होती है। यदि अगले पिछले वर्ष की है, मींस की सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग है, तो इसे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाया जाएगा, और इसी प्रकार से सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड है तो उसे क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाया जाएगा। तो ओपनिंग का ओपनिंग में और क्लोजिंग का क्लोजिंग बैलेंस में दिखाया जाएगा। तो सब्सक्रिप्शन जो है वो गैर लाभकारी संस्थाओं की आय का नियमित और प्रमुख साधन है। ये कहा जाता है कि सब्सक्रिप्शन जो है वो सबसे मेन सोर्स माना जाता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का। उसके बाद अगला जो है आपका है एंट्रेंस फीस। व्हाट डू मीन बाय एंट्रेंस फीस? एंट्रेंस फीस इज द अमाउंट पेड बाय द मेंबर्स एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। कि जो आपकी एंट्रेंस फीस होती है कि जब कोई गैर लाभकारी संस्थाओं में कोई सदस्य जो है एंटर करता है, तो उस एंट्री के दौरान जो है फीस देता है उसे आप एंट्रेंस फीस की संज्ञा देते हैं। और ये भी जो है वो गैर लाभकारी संस्थाओं की आय का एक साधन माना जाता है। एंट्रेंस फीस की राशि को जो है वो रेवेन्यू नेचर की माना जाए या कैपिटल नेचर की माना जाए, तो इसके विषय में भी आपको बताना चाहिए। यदि वह रेकरिंग नेचर की है, अर्थात जिसकी पुनरावृत्ति बार बार होती है, यदि एंट्रेंस फीस हर बार आपको बार बार आती है, हर बार मेंबर्स जो है नए मेंबर्स ज्वाइन करते हैं वो एंट्रेंस फीस देते हैं, तो इसे रेवेन्यू नेचर का मानकर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में और रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड पर दिखाते हैं। अगली बात यह है कि इसे अगर ये कैपिटल नेचर की है, अर्थात केवल मात्र एक बार आपको मिलती है, तो इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड ना दिखाते हुए बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाया जाता है, और इस इनकम को जो है नॉन रेकरिंग नेचर का माना जाता है। कई बार प्रश्न में ये क्वेश्चन के अंदर ये स्पष्ट रूप से नहीं लिखा होता है, तो लेखांकन के विद्यार्थियों को बता दिया जाता है कि आप इसको जो चाहे एंट्रेंस फीस मान लें, एंट्रेंस फीस को चाहे रेवेन्यू नेचर का मान लें, चाहे आप इसको कैपिटल नेचर का मान लें, तो ये डिपेंड करता है कि वह उसका अमाउंट कितना है, और वह अमाउंट की राशि यदि बहुत ज्यादा है, सब्सक्रिप्शन की राशि से ज्यादा है, तो इसे आप कैपिटल नेचर का मानते हैं, अदरवाइज इसे आप रेवेन्यू नेचर का मानकर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। तो एंट्रेंस फीस भी आपको पता होना चाहिए कि एक प्रकार की ऐसी फीस होती है जो पेड बाय द मेंबर्स
एट द ज्वाइनिंग ऑफ द टाइम फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपकी इंटरेस्ट फीस थी, और इंटरेस्ट फीस की ट्रीटमेंट जो मैंने आपको बताई कि रेवेन्यू नेचर की अगर आप मान लेते हैं तो इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और यदि इसे कैपिटल नेचर की मानते हैं तो इसे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड माना जाता है। जनरली इसे आप रेवेन्यू नेचर की ही मानते हैं। और कई बार ये क्वेश्चन के अंदर दिया होता है कि 40% ऑफ इंटरेस्ट फीस हैज बीन कंसीडर्ड एज रेवेन्यू रिसीव्ड और 60% रिसीव्ड, तो 60% जो है वो कैपिटल रिसीव्ड मानी जाएगी, उसे बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा, और 40% जो है रेवेन्यू रिसीव्ड मानी जाएगी और इसे बैलेंस शीट में ना दिखाकर जो रेवेन्यू रिसीव्ड होती है उसे बैलेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन के अंदर क्या कहा है। तो ये उसके बाद है जी लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस एक प्रकार की ऐसी फीस होती है कि जो गैर लाभकारी संस्थाओं का नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के जो व्यक्ति लाइफ टाइम के लिए सदस्य बनना चाहते हैं वो लाइफ में एक बार इस फीस को देते हैं, तो इसको आप लाइफ मेंबरशिप फीस की कह देते हैं। इसे रेवेन्यू नेचर का ना मानते हुए इसे कैपिटल नेचर का माना जाता है। इसे रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ना दिखाते हुए इसे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाया जाता है, क्योंकि ये लाइफ में एक बार मिलती है। परंतु कई बार यद्यपि अधिकतर मैक्सिमम 99% चांस है कि लाइफ मेंबरशिप फीस को जो है वो कैपिटल नेचर का मानकर जो है वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड ही दिखाया जाए। परंतु यदि क्वेश्चन के अंदर क्लियर लिखा है कि लाइफ मेंबरशिप फीस जो रेवेन्यू नेचर की है तो उस कंडीशन में आप इसे रेवेन्यू नेचर का मानकर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड दिखाएंगे। अदरवाइज लाइफ मेंबरशिप फीस जो है वो कैपिटल नेचर की मानी जाती है और इसे बैलेंस शीट में जो है वो लायबिलिटी साइड ही दिखाया जाता है। उसके बाद अब बात आती है डोनेशन। डोनेशन आप सभी जानते हैं, जो डोनेशन चंदा दान जो है वो गैर लाभकारी संस्थाओं को गिफ्ट के रूप में एक प्राप्त राशि होती है। That means की अमाउंट रिसीव एज गिफ्ट फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को जो गिफ्ट के रूप में जो है राशि प्राप्त होती है उसे आप डोनेशन की संज्ञा देते हैं। डोनेशन जो है ये दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका स्पेसिफिक डोनेशन और दूसरा होता है आपका जनरल डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन यदि आपको प्राप्त होता है अर्थात उसका नेचर ही स्पेसिफिक है तो इस प्रकार के डोनेशन को रेवेन्यू रिसीप्ट ना मानकर कैपिटल रिसीप्ट माना जाता है, और कैपिटल रिसीप्ट जितनी भी होती है उन्हें बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाया जाता है। रिसिप्ट जितनी भी रिसिप्ट होती है उन्हें रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट साइड तो दिखाया जाता है, परंतु इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ना दिखाकर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाया जाएगा, क्योंकि इसका नेचर जो है वो स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक डोनेशन जितने भी होते हैं उन्हें बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है, क्योंकि इनका जो नेचर होता है वो नॉन रेकरिंग होता है, अर्थात इनकी पुनरावृत्ति जो बार बार नहीं होती है। दूसरा जो आपका जनरल डोनेशन है, जनरल डोनेशन को जो है जनरल मानकर जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, परंतु इसके बारे में भी कई बार स्पष्ट रूप से नहीं किया जाता है कि ये डोनेशन किस प्रकार का है। तो जब ये डोनेशन जो है वो बिग अमाउंट का है, अगर डोनेशन बिग अमाउंट का है तो कई बार इसे जो है रेवेन्यू नेचर का ना मानते हुए कैपिटल नेचर का मानकर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाया जाता है। और यदि ये स्मॉल नेचर का है, स्मॉल अमाउंट है, तो स्मॉल अमाउंट को तो बैलेंस शीट में ना दिखाकर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट में ही दिखाते हैं। इस बात का ध्यान रखें, स्मॉल अमाउंट होने पर जो आपका डोनेशन है उसे बैलेंस शीट में ना दिखाकर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में ही दिखाया जाता है। तो डोनेशन के बारे में था कि डोनेशन जो है दो प्रकार का है, एक स्पेसिफिक डोनेशन और एक जनरल डोनेशन। जनरल डोनेशन को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाते हैं और जो स्पेसिफिक डोनेशन है उसे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाया जाता है। उसके बाद है ये एंडोनमेंट फंड। तो कई बार गैर लाभकारी संस्थाओं को वित्तीय आधार पर मजबूत करने के लिए एक बहुत बड़ी राशि दे दी जाती है, तो वह उस बहुत बड़ी राशि को या तो बैंक में जमा करते हैं या फिर किसी मार्केट में कहीं पर भी जो है इसको इन्वेस्ट कर देते हैं, जिससे उन्हें रेगुलर इनकम प्राप्त होती है। तो एंडोनमेंट फीस जो है उसे रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट साइड तो दिखाया जाता है, परंतु इसे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में ना दिखाकर इसे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाया जाता है, और इससे होने वाले इनकम को कई बार जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट में दिखाते हैं जब इससे हो कोई इनकम हो एंडोनमेंट फंड से। तो एंडोनमेंट फंड एक प्रकार का ऐसा फंड होता है जो गैर लाभकारी संस्थाओं को वित्तीय आधार पर मजबूत करने के लिए जो है एक बहुत बड़ी राशि प्राप्त होती है। इसे या तो गैर लाभकारी संस्थाएं जो है बैंक में जमा करती हैं या बाहर कहीं मार्केट में इन्वेस्ट करती हैं, और इन्वेस्ट करने के बाद जो उन्हें आय प्राप्त होती है उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड दिखाते हैं, और जो एंडोनमेंट फंड की अपनी राशि है उसे रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाते हैं, बल्कि बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जो है एंडोनमेंट फंड की राशि को दिखाया जाता है। तो ये था जी आपका एंडोनमेंट फंड। उसके बाद एंडोनमेंट फंड के बाद स्पेसिफिक फंड।
स्पेसिफिक फंड एक प्रकार का ऐसा फंड होता है जिसका नेचर जो है स्पेसिफिक होता है, जैसे टूर्नामेंट फंड, प्राइज फंड, बिल्डिंग फंड या अदर टाइप्स का कोई भी फंड अगर आपको प्राप्त होता है तो इसे आप सभी जानते हैं कि इस प्रकार के फंड को बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाया जाता है और इससे होने वाली इनकम को इसमें जोड़ा जाता है और इससे होने वाले खर्चे को इसमें बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड ही दिखाया जाता है, बैठाया जाता है। तो ये एक प्रकार का स्पेसिफिक फंड होता है जिसको आप लेखा पुस्तकों में बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाते हैं, इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाया जाता। उसके बाद आपका जी ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट एजेंसी। अगर आपको गवर्नमेंट एजेंसी से किसी प्रकार की ग्रांट प्राप्त होती है तो ये आप सभी जानते हैं कि ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट एजेंसी को जो है वो इसे भी ग्रांट फॉर गवर्नमेंट एजेंसी जो होती है ये कहा जाता है कि ये गवर्नमेंट से प्राप्त एक राशि होती है, क्योंकि गैर लाभकारी संस्थाओं को आर्थिक मजबूती देने के लिए अर्थात वित्तीय आधार पर मजबूत करने के लिए समय पर ग्रांट गवर्नमेंट जो है वो ग्रांट देती है। तो इसे इसकी पुनरावृत्ति भी जो है बार बार नहीं होती है। इसे रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में तो डेबिट साइड दिखाते हैं, परंतु इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ना दिखाकर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाया जाता है। और ये क्योंकि ये जो है वो आपको बार बार प्राप्त नहीं होती है, परंतु इस प्रकार से देखा जाता है कि गवर्नमेंट ग्रांट्स जो है वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाई जाती है। उसके बाद है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट को जो है आप सभी जानते हैं कि कई बार हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास पैसा होता है उसको हम बाहरी मार्केट में कहीं पर भी शेयर या डिवेंचर में इन्वेस्ट करते हैं। तो यदि आप ऐसा करते हैं उससे आपको इंटरेस्ट प्राप्त होता है, जो उससे इंटरेस्ट प्राप्त होता है उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, ना कि बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। इस प्रकार से जो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट होती है इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है। उसके बाद है कैपिटल फंड। तो गैर लाभकारी संस्थाओं का कोई भी कैपिटल फंड नहीं होता, बल्कि असेट्स और लायबिलिटी का भी डिफरेंस होता है। असेट में से यदि लायबिलिटीज निकाले तो उसका जो डिफरेंस होता है उसी को जो है वो क्या उसी को जो है वो कैपिटल फंड की संख्या दी जाती है। तो कैपिटल फंड जो होता है वो आपको पता होना चाहिए, जो कैपिटल फंड होता है वो असेट और लायबिलिटी का डिफरेंस होता है। तो असेट में से यदि सारी लायबिलिटीज निकाल दें तो जो आपके पास शेष आता है उसे आप कैपिटल फंड की संख्या देते हैं। यदि बिजनेस के अंदर सरप्लस हो तो उस सरप्लस को कैपिटल फंड में ऐड कर दिया जाता है। यदि बिजनेस के अंदर डेफिसिट हो, डेफिसिट का मतलब होता है एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर और इनकम, और सरप्लस का मतलब होता है एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर। तो यदि आपके पास सरप्लस आता है तो उसे कैपिटल फंड में जोड़ दिया जाता है, और यदि आपके पास डेफिसिट आता है तो उसे कैपिटल फंड से घटा दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो है ये जो आपका कैपिटल फंड है उसको दिखाया जाता है। उसके बाद है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर और मैगजीन। आप ओल्ड न्यूज़पेपर जो रद्दी होते हैं उनको बेचते हैं, उससे प्राप्त होने वाली आय को रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड दिखाया जाता है। तो ये सारी आपका कि सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर जो है, कोई भी आपके पास रद्दी सामान है और रद्दी कागज है, मैगजीन्स हैं, उनको आप बेचते हैं, उससे जो आपको आय प्राप्त होती है उसे रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड दिखाया जाता है। उसके बाद है सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल। तो आपके पास जो है सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स का जो मटेरियल होता है उसको आप किस प्रकार से इसमें दिखाते हैं कि जो आपके पास ओल्ड मटेरियल्स है स्पोर्ट्स का तो उसे लेखा पुस्तकों में किस प्रकार से एंट्री की जाती है। आप सभी जानते हैं कि कई बार आप जो क्लब्स होते हैं आपके नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के, उनमें जो ओल्ड बैट्स हैं, ओल्ड बॉल्स हैं या ओल्ड स्पोर्ट्स का कोई भी ओल्ड सामान है उसको आप बेचते हैं। तो उसको बेचने से जो आपको आय प्राप्त होती है उसे रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड दिखाते हैं। इसमें बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड नहीं दिखाया जाता बल्कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड दिखाया जाता है। उसके बाद ये था जी आपका कि सेल ऑफ जो आपका स्पोर्ट्स मटेरियल जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि किस प्रकार से जो ओल्ड मटेरियल्स को यदि आप सेल करते हैं तो किस प्रकार से दिखाते हैं। उसके बाद जो है ये कि सेल ऑफ कंज्यूमर आइटम्स। बहुत सारी आइटम ऐसी होती है बिजनेस के अंदर या क्लब्स नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कि जो आप कंज्यूम हो जाती हैं, और कंज्यूमर आइटम्स को यदि आप बेचते हैं तो जो उससे आय आपको प्राप्त होती है उसे रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड दिखाया जाता है। तो ये चीजें आपकी सेल ऑफ कंज्यूमर आइटम्स। ऐसी आइटमें कंज्यूमर आइटम्स का मतलब होता है कि ऐसी आइटमें जो वर्ष के दौरान कंज्यूम हो जाती हैं, यदि उन आइटमों को आप बेचते हैं और उनमें से जो आपको राशि प्राप्त होती है उसे रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड दिखाया जाता है। उसके बाद अगला जो आपका वो है जी आपका सेल ऑफ ओल्ड फिक्स्ड एसेट। अगर आप कोई सी भी फिक्स्ड एसेट को बेचते हैं
तो आप सभी जानते हैं कि जो भी आपने असेट बेचा, सबसे पहले तो उसे उस पर्टिकुलर असेट में जो उसका कॉस्ट प्राइस है उस असेट में से घटा दिया जाता है। उस असेट को बेचने से यदि आपको प्रॉफिट हुआ तो उस प्रॉफिट को जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड दिखाया जाता है। यदि लॉस हुआ तो उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाया जाता है। कि मान लो फॉर एग्जांपल आपके पास 1 लाख की कोई चीज थी, 1 लाख का कोई फिक्स एसेट था, उसको आपने बेचा और बेचा कितना आपने 1,10,000 में। तो इसका मतलब है कि जो आपको 10,000 फायदा हुआ उसे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड दिखाएंगे और जो 1 लाख की चीज है उसे पर्टिकुलर असेट में से दिखा दिया जाता है। और रिसीव्ड और पेमेंट अकाउंट में जो राशि आपको टोटल सेल से प्राप्त हुई, जैसे 1,10,000 से प्राप्त हुआ तो 1,10,000 जो है रिसीव्ड और पेमेंट अकाउंट के डेबिट में दिखाया जाएगा। कंडीशन ये है कि वह नकद में आपको प्राप्त हुआ हो। उसके बाद है पेमेंट ऑफ होनरेरियम्स। पेमेंट ऑफ होनरेरियम्स, तो पेमेंट ऑफ होनरेरियम में गैर लाभकारी संस्थाएं अपने जितने भी जो इसके अंदर एम्प्लॉइज होते हैं, जो लोग सैलरी पे काम करते हैं, उनको किसी प्रकार की पेमेंट देती है, तो उस पेमेंट को जो है रिसीव्ड और पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड में और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाया जाता है। तो जितनी भी आप पेमेंट करते हैं, आप सभी जानते हैं यदि वह रेवेन्यू नेचर की है, अगर जनरल सी बात करें तो यदि वह रेवेन्यू नेचर की है तो इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में और रिसीव्ड और पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड में दिखाया जाता है। अगर कैपिटल नेचर की कोई पेमेंट हो तो उसे पेमेंट साइड तो दिखाया जाता है रिसीव्ड और पेमेंट के, परंतु उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड ना दिखाते हुए बैलेंस शीट में असेट साइड जो है वो दिखाया जाता है। तो इस प्रकार से आज हमने की कि जो हमारी स्पेशल आइटम्स है, इंपॉर्टेंट आइटम रिलेटिंग टू नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, कि जिसमें किस प्रकार से नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की आइटमों को जो है वो किस प्रकार से दिखाया जाता है। तो जिसमें हमने कुछ मेन आइटम की, चाहे वो सब्सक्रिप्शन है, चाहे इंटरेस्ट फीस है, चाहे लाइफ मेंबरशिप है, चाहे डोनेशन है, चाहे एंडोमेंट फंड है, चाहे आपका गवर्नमेंट ग्रांट फॉर गवर्नमेंट एजेंसी है, चाहे इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है, चाहे कैपिटल फंड है, चाहे सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर है, चाहे सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल है, चाहे सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट है, चाहे पेमेंट ऑफ होनरेरियम है, चाहे सेल ऑफ कंज्यूमर आइटम्स है। तो इस प्रकार से आपने इन सारी आइटमों को के बारे में देखा कि किस प्रकार से इन्हें जो है वो रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट में और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में और बैलेंस शीट में किस प्रकार से शो किया जाता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट आइटम्स थी। इन आइटमों का आपको ज्ञान होना चाहिए, तब आप किसी भी प्रकार का रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट का क्वेश्चन और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का क्वेश्चन और जो इसके साथ आप बैलेंस शीट बनाते हैं उसको आप आसानी से बना पाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर नेक्स्ट नोटिफिकेशन।